आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस शीट एनालिसिस बुक का फर्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट। ये चैप्टर बच्चों हर साल, क्योंकि 20 नंबर की बुक है, वैसे नहीं बताया बोर्ड ने, लेकिन 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें पार्ट्स होते हैं और वो आपसे हेड और सब हेड मांग लेता है। 6 पार्ट दे देता है कभी कभार और आपको बोलते हैं इनके हेड और सब हेड लिख दो, आधे आधे नंबर के 6 पार्ट्स। तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा इसमें। सर इतनी बड़ी बैलेंस शीट याद करनी पड़ेगी? यस सर, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए और मैं आपको क्लास में याद कराऊंगा और आप कंसंट्रेशन से बैठेंगे तो मेरा वादा रहा आपसे कि आज की क्लास में ही आप याद कर लेंगे। तो हम बैलेंस शीट बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस शीट ये जो दी है ये वर्टिकल बैलेंस शीट है जो कंपनीज एक्ट 1956 के बाद चेंज हुआ सन 2013 में। 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया तो हमें वर्टिकल बैलेंस शीट आई। पहले हमें कंपनी में भी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ही होती थी, यानी जो हम बनाते हैं पार्टनरशिप में, ये वाली लायबिलिटी साइड, ये वाली एसेट साइड, ऐसी कंपनी भी बनाया करती थी। लेकिन जब 2013 एक्ट आया तो वर्टिकल बैलेंस शीट दे दी और वर्टिकल बैलेंस शीट में इस पोर्शन को ऊपर रखा गया, लायबिलिटीज पहले आई और असेट्स बाद में आए। तो लायबिलिटीज पहले आएंगी, फिर उसका टोटल होगा, फिर असेट्स आएंगे, उसका टोटल होगा, ये टोटल और ये टोटल इक्वल होगा। जैसे आपका हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में ये इक्वल होता था, वैसे ही आपका पहले लायबिलिटीज, इक्विटीज यानी रिजर्व सारा लिखा जाएगा, ये टोटल होगा, फिर असेट्स का टोटल होगा, ये दोनों बराबर आएंगे। आज की क्लास में हम खाली लायबिलिटीज इक्विटीज वाला पोर्शन कर पाएंगे, यानी वर्टिकल को आधा कर पाएंगे और क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे पूरी। मैं कराना शुरू कर रहा हूं चैप्टर। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हमारा जो मेन हेड है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर 4 सब हेड है। जो पहला सब हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेड आएंगे। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये मालिकों का पैसा है, ये बिजनेस में मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड। एक और हेड है जिसका कोई सब हेड नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट यानी वो एप्लीकेशन मनी जिसकी अलॉटमेंट नहीं हुई। अगर वो सर एप्लीकेशन मनी क्या होता है, ये क्या चीज है? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसों को टुकड़ों में लेती है और जो पहला टुकड़ा होता है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। अभी सिर्फ इतना जाने, बाकी ये शेयर कैपिटल चैप्टर का ज्यादा है। जब हम एक और बुक अपनी करेंगे, तीसरी बुक कंपनी वाली, उसमें देखेंगे। दोबारा बताता हूँ, एप्लीकेशन मनी क्या है? इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ दैट अमाउंट व्हेन द शेयर्स आर इशूड। शेयर्स, शेयर मनी इज ब्रोकन इनटू 4-5 parts. The first part is known as share application money. अगली मनी को शेयर अलॉटमेंट कहते हैं, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। तो पहला पैसा जो आता है जब शेयर 10 रुपए का मान लो अगर शेयर है तो कंपनी उसे तोड़ तोड़ के मंगवाती है पैसे को। जो आपका पहला पैसा आएगा 10 रुपए का, उसे कंपनी तोड़ तोड़ के मंगाएगी। 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए।
तो ये जो पहले 2 रुपए हैं इसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। अगले वाले को कहते हैं अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल मनी, फिर सेकंड कॉल मनी, ये उनके नाम होते हैं। तो पहला पैसा, बस अभी इतना जानना है क्या होता है कैसे होता है, वो कंपनी वाली बुक में पढ़ेंगे। अच्छा जी, पहला पैसा होता है जब लोग अप्लाई करते हैं कि मुझे शेयर दे दो, मुझे शेयर दे दो, मुझे शेयर दे दो, तो अप्लाई करते वक्त क्या देते हैं, एप्लीकेशन मनी देते हैं। अगर किसी ने 2 लाख शेयर लेने हैं तो 2 लाख शेयर इंटू 2 रुपए, वो बंदा 4 लाख रुपए कंपनी को देता है कि मुझे 2 लाख शेयर दे दो, लो 2 रुपए के हिसाब से मेरी एप्लीकेशन। क्लियर है सबको कि एप्लीकेशन मनी क्या होती है? वापस चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद 2 लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। कौन कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटी, थोड़ा जगह ज्यादा ले लेता हूं, टाइट नहीं लिखता, अगले पेज पे चला जाता हूं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी डिटेल वही होती है, नोट नंबर, करंट ईयर की डिटेल्स अमाउंट में लिखना होता है और प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अब इनके सब हेड्स होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के भी और करंट लायबिलिटी के भी सब हेड्स होते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी वो पैसा जो लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी वो भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बच्चा कहेगा सर अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या है? उसके लिए पहले हम ऊपर से डिटेल में भी भरते चलते हैं। डिटेल के अंदर भी, शेयर कैपिटल के अंदर भी डिटेल आएगी। शेयर कैपिटल की डिटेल की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तरह की कैपिटल होगी। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी कंटिंजेंसी रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स हैं एक्सेट्रा वो सारे यहीं आएंगे। जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं ऑल विल कम अंडर दिस। जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसकी कोई डिटेल नहीं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स के अंदर कुछ नहीं आना। सर ये होता क्या है? क्वेश्चन होता है सर ये होता क्या है? शेयर वारंट कंपनी इशू कर देती है, एक राइट दे देती है आपको, समझो एक राइट दे दिया कि भैया जब तू चाहेगा ये कंडीशन को अप्लाई करेगा जो शेयर वारंट में लिखी है, तेरे को कंपनी शेयर इशू कर देगी। तो कंपनी वो शेयर वारंट्स इशू कर देती है और उसके अगेंस्ट कंपनी ने मनी ली होती है। तो वो भी एक तरह का शेयर होल्डर का ही पैसा, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों ने जिनके हाथ में शेयर वारंट्स हैं और उनको शेयर वारंट्स मिले हुए हैं, तो वो कल को बनने तो शेयर्स ही हैं, कल को उन्हें शेयर कैपिटल ही बनना है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुए, अभी वारंट्स के रूप में है। जिस दिन वो कहेंगे हमें शेयर्स दे दो, हमने आपको पैसे दिए हुए थे, हमने कंडीशन को अप्लाई कर दी, तो हमारे को शेयर्स दे दो, तो उनको शेयर देने पड़ेंगे। तो वो मनी है जो हमने शेयर वारंट के अगेंस्ट दी। नॉन करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, इसका कोई डिटेल नहीं होता। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वो पैसा जो लंबे समय के लिए लिया हुआ है, हमने लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ कंपनी ने, हमने किसने? कंपनी की बात कर रहे हैं हम। ये अकाउंटिंग सारी कंपनी की किताबों में कर रहे हैं। बैलेंस शीट जो बन रही है कंपनी की बन रही है। तो डिवेंचर जो इशू करे हुए हैं, बॉन्ड्स जो इशू करे हुए हैं, या कोई और लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया हुआ है, एक्सेट्रा, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएगा। एक पॉइंट हमारे कोर्स में नहीं है बट लेकिन आपको ऐसे आ सकता है कि इसका डिस्क्लोजर बता दो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन आपसे हेड सब हेड में पूछ सकता है, बताओ जी कौन से हेड में आएगी, तो आपको इसका हेड बताना होगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या होती है, किसी दिन बता देंगे, अभी नहीं बता रहा, या अभी इसको खत्म कराने के बाद बता देंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं इसके अंदर नहीं घुसा रहा, क्योंकि कंसेप्ट से सारा बाहर निकल जाएंगे। कोई लायबिलिटी होती है सरकारी, सरकार को कोई टैक्स देना होता है जो हमारे कोर्स में नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा, आज ही क्लास में कोशिश करूंगा बता दूं। सरकार का कोई हमने टैक्सेशन देना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अदर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर कोई है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो अगर सर सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आ जाएंगी, फिर अदर क्या बच गई? जैसे क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स तो सर करंट लायबिलिटी होता है सर, आप क्या सर भूल गए हो क्या? क्रेडिटर्स फॉर 13 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स, क्रेडिटर्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स वाले, यानी मैंने किसी को माल बेचा और वो कह रहे हैं हम 1.5 साल बाद पैसा देंगे, तो ये क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी नहीं है, ये क्रेडिटर्स अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गए। सर क्या बात कर रहे हो, आज तक तो पढ़ा नहीं, 11वीं में क्यों नहीं पढ़ाया सर आपने? क्योंकि आप 11वीं वाले थे, अब आप 12वीं वाले हो गए। सर ये भारी भरकम बातें पहले तो कराई नहीं, ये कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा सा है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आज क्रेडिटर मोर देन 12 मंथ्स, आप सारे लिखाओगे करंट लायबिलिटी। सर तो हमारे स्कूल में तो हो गए, बातें नहीं बताई, कोई बात नहीं बताई तो आएगा एग्जाम में। कि याद रखना, अगर मोर देन 12 मंथ्स वाले क्रेडिटर्स आए और उनका हेड सब हेड पूछ लिया और आप करंट लायबिलिटी लिखा है इसको, तो साफ गलत हो जाओगे आप। क्रेडिटर मोर देन 12 मंथ्स नॉन करंट लायबिलिटी होंगे। क्लियर है? तो ऐसी और भी कोई लायबिलिटी जो करंट थी लेकिन टाइम पीरियड की वजह से वो नॉन करंट बन गई है, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगी। गॉट इट? उसके भी हम एग्जांपल करेंगे अभी, और अभी मैं एक्सेट्रा लिख रहा हूं यहाँ पे, और भी आएंगे अभी इसमें। अब आ गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी वो प्रोविजन जिसकी पेमेंट मुझे 12 महीने के बाद करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपने मान लो प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्लीज प्लीज आपको मैंने रूल्स बता दिए, साइलेंट पे रखें जहां से भी आवाज आ रही, अदरवाइज प्लीज आप रिकॉर्डेड से पढ़ें, नहीं तो म्यूट रखें, इट्स अ रिक्वेस्ट, जहां से भी आ रही थी आवाजें। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड बच्चों, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तब देना होता है जब एम्प्लॉय हमारा चला जाएगा, नौकरी छोड़ के चला जाएगा, 30 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी तब जाएगा, तो वो प्रोविजन। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी जब उसकी नौकरी, वो भी ग्रेचुटी बेनिफिट भी रिटायरमेंट बेनिफिट में होता है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ऐसे जो प्रोविजन जो लंबे समय के लिए आपने बनाए हुए हैं, दैट प्रोविजन कम अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो 1 साल के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट नहीं करनी है, जिनकी पेमेंट लगता है, ऐसे प्रोविजन जो 12 महीने के अंदर अंदर पे होंगे, तो वो वाले प्रोविजन हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएंगे। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो सर है ही नहीं, वो करंट लायबिलिटी में आता है, उसकी डिटेल अभी अलग से करनी। अब तक हमने सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी छोड़ा हुआ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी छोड़ा हुआ। करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर आपके जो पेबल्स हैं, पेबल्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स, वो भी यहां आएंगे। तो कौन कौन सी 4 हेडिंग आनी है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, एंड लास्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड यू कैन से एनी लोन फॉर 12 months or less, फॉर 12 months or less, ये आना चाहिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग। या फिर क्वेश्चन ने नाम ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा हो, पीरियड नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन में बोलते शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहाँ आएगा जी, तो बोलेंगे जी करंट लायबिलिटी में आएगा, पीरियड तो आपने बताया नहीं। या बोले लोन फ्रॉम बैंक फॉर 6 months, आप कह रहे हो लोन फ्रॉम बैंक लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 0 मार्क्स। उसने आपको 6 महीने का पीरियड दिया था, 6 महीने के लिए लोन लिया बैंक से, सर आपने ही तो लिखवाया था लोन फ्रॉम बैंक, सर देखो आपने लिखवाया था यहाँ आएगा, सर गलती हो गई थी सर, लिखवा दिया था सर, गलती हो गई थी। सर साथ में कुछ और भी बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है सर जो 12 महीने से ज्यादा पे होती है, और क्वेश्चन आपको 6 महीने चीख चीख के कह रहा है, और आप कह रहे हो आपने लिखवाया था, मेरे को ही ब्लेम कर दिया सर आपने लिखवाया था। हाँ सर मैंने लिखवाया था सर, यहाँ भी लिखवाया था एनी लोन फ्रॉम बैंक फॉर 12 months और लेस। सर ये नहीं पढ़ा आपने? हाँ सर ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। सर ये भी लिखवाया था आपने क्या? हाँ मैंने ये भी लिखवाया था। तो लोन फ्रॉम बैंक 12 महीने या उससे कम वाला होगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा साहब। ट्रेड पेबल में दो ही चीजें आएंगी, ट्रेड पेबल में दो ही चीजें आएंगी बस, क्रेडिटर्स जो ट्रेड क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, बिल्स पेबल का हेड और सब हेड बताओ, तो इसका हेड होगा करंट लायबिलिटी, सब हेड होगा ट्रेड पेबल्स। तो आपको हेड और सब हेड बताना हो, कई बार सब हेड ही पूछता है, कई बार हेड पूछता है, तो वो आपको देखना होगा कि आपसे पूछा क्या है। अदर करंट लायबिलिटी, अब अदर करंट लायबिलिटी की लिस्ट बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी है, कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये यहीं आना है। एडवांस इनकम, कोई भी एडवांस इनकम है वो यहीं आनी है। आपका जो एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड है वो भी यहीं आना है। शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड, सर ये तो आप सर गलत करा रहे हैं सर। सर अभी अभी आपने लिखवाया शेयर एप्लीकेशन यहाँ आता है, जिनकी अलॉटमेंट पेंडिंग है वो यहाँ आता है, ये वाली मनी में दूसरी वाली निकाल रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन टू बी रिफंडेड। शेयर एप्लीकेशन टू बी रिफंडेड वो है जो वापसी करना है हमें, उनको एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने दे दिया और हम उनको शेयर नहीं दे रहे हैं। ये वो वाले पैसा है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, जो हम कह रहे हैं तुम्हारे को दे देंगे, तुम्हारी अलॉटमेंट पेंडिंग है, पैसा हमारे पास पड़ा है, तुम्हें शेयर दे देंगे। और ये नीचे वाला वो है, हम कह रहे भाग जाओ, हम तुम्हें शेयर नहीं दे रहे, लो अपना पैसा पकड़ो ले जाओ। और कुछ लोगों को भी हमने नहीं दिया, आए नहीं मांगने, अमीर लोग हैं। शेयर एप्लीकेशन टू बी रिफंडेड, दो अलग अलग शेयर एप्लीकेशन। सर आप जो बातें बता रहे हो सर ये तो कहीं बताई नहीं क्लास में, कोई बात नहीं बेटा, सब आएंगे एग्जाम में, नहीं बताई तब भी आएंगे बेटा, पता होनी चाहिए आपको। यही तो आता है 3 नंबर में, यही आएगा, 6 पॉइंट दे देगा और हेड और सबहेड मांगना है उसमें। तो हेड और सबहेड में आपको ये सब बताना है कि शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड यहाँ आएगा। एक और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आ गया तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। और कॉल्स इन एडवांस से याद है, कॉल्स इन एरियर पूछ लेता है, कॉल्स इन एरियर यहाँ पे माइनस होता है। कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल के अंदर जब इसका वर्किंग नोट बनता है, कॉल्स इन एरियर एज अ डिडक्शन शो होता है, एज अ डिडक्शन शो होता है फ्रॉम पेड अप कैपिटल कह देंगे। अगर एग्जाम में आ गया तो इसका हेड सब हेड शेयर कैपिटल, इसका सब हेड मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, और एज अ डिडक्शन लिखाएंगे, एज अ डिडक्शन शो होता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब वो लोग जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, और कॉल्स इन एडवांस जिन्होंने एडवांस में दे दिया है, यानी अलॉटमेंट का टाइम था और फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। सर ये क्या कर जा रहे सर, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सर ये नहीं समझ आ रहा हमारे को, बाकी तो सब समझ आ रहा है। बेटा क्या होता है, ये कंपनी घुस गई है बीच में, एनालिसिस के बीच में कंपनी घुस आई है। कंपनी में क्या होता है, शेयर होता है 10 रुपए का, ये इसकी फेस वैल्यू होती है। ये फेस वैल्यू को कंपनी तोड़ तोड़ के मंगाती है, ये 2 रुपए मंगवाएगी, ये 3 रुपए मंगवाएगी, ये 2 रुपए मंगवाएगी, ये 3 रुपए मंगवाएगी,
ये वाला जो 2 रुपए, पहला 2 रुपए एप्लीकेशन मनी होता है, अगला जो है अलॉटमेंट होता है, अगला जो है फर्स्ट कॉल है, फिर जो है फाइनल कॉल है या सेकंड कॉल है। हम फाइनल कॉल मानते हैं क्योंकि 10 रुपए आने थे, 10 यहाँ पूरे हो गए, 2 3 10 पूरे हो गए। अब कई अमीर लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट के साथ ही ये वाला पैसा भी भिजवा देते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और कुछ बदमाश लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं भिजवा रहे, फर्स्ट कॉल मांग रहे, वो नहीं भिजवा रहे, वो लोग होते हैं कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, जो नहीं दे रहे। तो जो कॉल्स इन अरियर है वो शेयर कैपिटल से माइनस होता है, और जो कॉल्स इन एडवांस है वो अदर करंट लायबिलिटी में आता है। मेजॉरिटी बच्चा कॉल्स इन एडवांस एग्जाम में जब जब आता है वो शेयर कैपिटल आंसर लिख के आता है, मेजॉरिटी बच्चा। आपसे भी ये गलती 1-2 बारी होगी कि कॉल्स इन एडवांस आप शेयर कैपिटल में लिखोगे, क्योंकि कॉल्स का रिश्ता शेयर कैपिटल से होता है, तो बच्चे को सीधा तुक्का वहीं का लगता है। कॉल्स इन एडवांस, अच्छा शेयर का पैसा आ गया ना एडवांस, चल भाई शेयर कैपिटल, आंसर ही शेयर कैपिटल लिख के आते हैं बहुत सारे बच्चे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजन जिसकी पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर अंदर करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स। और कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जो लायबिलिटी है, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होते। सर वो कौन से? अभी अभी एक चैप्टर किया था, उसमें आपको पता है कौन कौन से लायबिलिटी नहीं होते लेकिन प्रोविजन होते हैं। सर हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक और प्रोविजन लिखा था प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाते हैं। अब हमने इनकी डिटेल कर ली। अब सर एग्जाम में क्या आएगा? सर इसी में से 6 आइटम आ जाएंगे अगर लायबिलिटी साइड की सारी आई, लेकिन जरूरी थोड़ी सारी लायबिलिटी साइड की आएंगी, असेट साइड की भी आ सकती है। आपको मिक्स करके दे सकता है, 2-3 लायबिलिटी साइड से दे दे, 2-3 असेट साइड से दे दे, और आपसे हेड और सब हेड मांग ले। सर एक बार और बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको दे देगा डिबेंचर्स, आपको दे देगा डिबेंचर, रोकेगा उसका हेड और सब हेड बताओ। तो इसका हेड क्या होगा? इसका हेड होगा बच्चों लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आप हेड में लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड में लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्रेडिटर्स पूछ लिया, क्रेडिटर्स, तो आपको बताना पड़ेगा क्रेडिटर्स कहाँ आने। क्रेडिटर्स आएंगे आपके ट्रेड पेबल्स में। अगर खाली क्रेडिटर्स बोले ट्रेड पेबल्स, और इसका जो मेन हेड होगा वो होगा करंट लायबिलिटी। खाली क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटी होता है ना। सर वहां कौन से वाले लिखे थे? अब जो बच्चा सो रहा था, अब जो बच्चा सो रहा था पहले, ये वो लिखे थे जो 12 महीने से ऊपर वाले थे, जिसने टाइम हमसे 12 महीने से ज्यादा का मांगा। सर समझ तो आ गया, अब याद कैसे होगा? याद करने का तरीका देखो, देखो 4 हेड यहाँ पे है सब हेड, और 4 ही करंट लायबिलिटी में। आप देखो इसकी क्या कहते हैं रिदम, गाने को क्या कहते हैं? कोई बच्चा जरा बोलना, मैंने अनम्यूट कर रखा है। जैसे गाने की राइमिंग, राइमिंग, हाँ याद आया, राइमिंग बनाओ इनकी। लॉन्ग टर्म बोराइंग, शॉर्ट टर्म बोराइंग, दूसरे को छोड़ देते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो 3 की राइमिंग तो बिल्कुल फिट बैठती है। 4 में से दूसरे वाले को छोड़ दो, पहला तीसरा चौथा फिट बैठता है। लॉन्ग टर्म बोराइंग, शॉर्ट टर्म बोराइंग, दूसरा छोड़ देते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बच्चा कह रहे सर तीसरे वाले की कहां बैठ रही है? सर यहां आप बोल रहे हो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो वहां बोलो अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। मतलब अदर करंट लिखा हुआ है शेड्यूल 6 में, क्या करूं? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ज्यादा बढ़िया तब बनती वहां लिखा होता अदर लॉन्ग टर्म और यहाँ लिखा होता अदर शॉर्ट टर्म, तो बिल्कुल परफेक्ट वाली हो जाती। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर वो तीसरी वाली मजेदार नहीं है सर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपके पास अपनी किताबें हैं तो किताबों में भी देखें अदर करंट लायबिलिटी ही लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। मेरे को अभी अपनी किताब मिल नहीं रही है, मैं नेक्स्ट क्लास में किताब लेके बैठूंगा आपके साथ, एट प्रेजेंट नहीं मिल पा रही है। आई ट्राई टू फाइंड इट आउट, नेक्स्ट क्लास में आपसे ढूंढ लूंगा। आपके पास किताबें होंगी, अपनी फाइनेंशियल की किताबें खोलो और मेरे को पेज नंबर बताएं, बैलेंस शीट कौन से पेज पे दी है? सर 1.5 1.5 निकाले बच्चों, और वहां पे लायबिलिटी साइड देखे, वहां पे आपको अदर करंट लायबिलिटी दिखेगा, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं दिखेगा। अब सेकंड याद कर लें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इधर है और उधर ट्रेड पेबल्स है।
सेकंड याद करना पड़ेगा। तो दो तो मेजर तो याद हो ही गए। अब ऊपर पहले वाले की बात करें, शेयर होल्डर फंड, मालिकों का पैसा क्या होता है? मालिकों का पैसा क्या होगा? एक जो उसने कैपिटल लगाई, शेयर कैपिटल, और जो सारी कमाई है वो भी मालिकों की होती है, रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा याद करना पड़ेगा, वो कभी आता नहीं एग्जाम में, जिंदगी में आज तक नहीं आया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तीसरा आपको याद करना है। जो सेकंड वाला मेन हेड आ गया, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका खाली हेड हेड है, सब हेड है ही नहीं, तो याद क्या करोगे? तो खाली हेड हेड याद करना है। क्या होता है ये ऑलरेडी समझा चुका है। एप्लीकेशन मनी जिसका अलॉटमेंट करना है, अभी अलॉटमेंट करना बाकी है। और दूसरी वाली एप्लीकेशन मनी जो मैंने यहां कराई थी, वो जो रिफंड करनी एक्स्ट्रा आ गई है, एक्स्ट्रा आ गई। हमने कहा हम तेरे को अलॉट नहीं करेंगे भाई शेयर, तेरे पैसे एक्स्ट्रा आ गए, तूने 1 लाख मांगे थे, 1 लाख नहीं देंगे, 80,000 ही देंगे, ले 20,000 के पैसे वापस ले जा। तो ये रिफंड करने वाली है। तो एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड आ जाए तो करंट लायबिलिटी है, और अगर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाए तो इसका मेन हेड है। तो ये इतनी बारीकी से अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं था, आज आपने पढ़ लिया है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब आपको ये याद करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के एग्जांपल आ जाए, 4 लॉन्ग टर्म बोरोइंग के एग्जांपल, 1 मार्कर आ गया, बैंड बज गई बच्चे की। तो बच्चा अगर सर ऐसे तो मैंने याद ही नहीं करते, अरे क्यों नहीं करते, तुमने जिंदगी भर पढ़ाई है अकाउंट, 2 साल हो गए, 2 साल में 4 एग्जांपल बता दे भाई। लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, बॉन्ड, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, लोन फ्रॉम आईडीबीआई। तो यहाँ बहुत सारे, 4 या 3 पूछ लेगा 1 मार्कर में, 2 पूछ लेगा। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स मैंने लिखा ही नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया हुआ है, वो लिख लो भाई, ये लो, यहीं पे सब भर लो, क्योंकि आगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। जिसने ये पेज याद कर लिया ना, 20 क्वेश्चन वो कर लेगा आराम से। तो सर मजा आ गया, एक क्लास में 20 क्वेश्चन करा दी। और जो नहीं सुन रहा मेरे को, उससे 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, वो वही हाथ रख के रखता रहेगा। अभी समझ ले, समझने के बाद जिंदगी भर याद रहेगा भाई। ये लंबा वाला पैसा जो मैंने लंबे टर्म के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए डिवेंचर इशू करें, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्रेडिटर्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो 12 महीने से ज्यादा के हैं, जिनसे हमने लायबिलिटी 12 महीने से ज्यादा की ली है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, सुपर इनोवेशन, और ये सारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के प्रोविजन है, दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, loan from bank for 6 months, 8 months, 9 months, 10 months, loan from any company for less than 12 months. तो जितना भी बोरोइंग्स हैं लेस देन 12 मंथ्स वाली, वो यहाँ आएंगी। ट्रेड पेबल्स, 2 चीजें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटी में बहुत सारी आइटम, हमने 3-4 की बात कर ली है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो मेजर आते हैं। तो एक बार जो हम याद कर रहे थे, जरा अब आप लोग बोलना शुरू करेंगे अपने डाउट्स। पहले आप आपके डाउट्स लेते हैं। हाँ जी, डाउट्स वाले बच्चे आ जाए पहले, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है सर। अब हमें याद करना था, याद करते हैं। मालिक का पैसा, मालिक का पैसा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में बच्चों क्या क्या आएगा, क्या क्या याद हुआ बिना देखे? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, reserves and surplus, रिजर्व्स एंड सरप्लस, money received against share warrants. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। भवनीत 5 रिजर्व्स के नाम बताओ, एनी 5, 1 मार्कर आ गया, राइट एनी 5 रिजर्व्स। Sir, journal reserve, workman compensation reserve, joint JLP reserve, जेएलपी रिजर्व Investment पार्टनरशिप में होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट कंपनी में नहीं चलता है, तो इसको कभी मत लिखना इसमें। और बताओ इसके अलावा। sir, any contingency reserve, कंटिजेंसी रिजर्व, investment fluctuation reserve, sir, जरूरी नहीं है रिजर्व नाम साथ में लगा हो। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बहुत बढ़िया। और एक इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो जो सबसे इंपॉर्टेंट हर कंपनी में होती है, क्रेडिट रिजर्व,
क्रेडिट बैलेंस इन of statement of profit and loss. यहाँ P&L को स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं, जो आज तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे। कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये सारे आ गए। 1 मार्कर क्वेश्चन की 4 आइटम बताओ। 4 आइटम से ज्यादा नहीं पूछेगा एक हेड की। अच्छा जी, अगला है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई सब हेड नहीं है। अब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसकी हम राइमिंग करते हैं। इधर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इधर था शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इधर तीसरे नंबर का, दूसरे का छोड़ देते हैं अभी, तीसरे नंबर का अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहां अदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब दो जो हमने याद करे हुए थे वो थे यहाँ पे ट्रेड पेबल्स और यहाँ पे था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये याद हुआ क्या आपको सबको? Yes sir. जिसको याद हो गया सबसे पहले आ जाए, भवनीत को छोड़ के। भवनीत से हमने ऊपर वाला पूछ लिया, कोई सर और मुझे हो गया। हाँ जी, सुनाओ अक्षय। सर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत बढ़िया। शेयर money received against share warrant, share application money pending allotment, then non-current liability, long-term borrowings, non-current liability, long-term borrowings, साथ साथ लिखो, साथ साथ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इधर बोलो, short-term borrowing, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। थर्ड में इसके अदर long-term borrowings, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, other current liability, अदर करंट लायबिलिटी, long-term provision, short-term provision, वहाँ पर deferred tax liability, वहाँ पर trade payable। देखो बच्चों, क्लास में बच्चे ने ध्यान से सुना और याद हो गया। और किसको याद हो गया जी? सर मुझे। बनाओ, आ जाओ जी, सुना रहे हो। सर सलोनी। सलोनी, सॉरी, बोले। सर पहले आएगा एक शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड के अंदर बच्चों शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है जी। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट, शेयर शेयर वॉरेंट, वारंट, ठीक और है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। अलॉटमेंट, यस सर। और नॉन करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज। कहाँ पे? करंट सर लायबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और सर फिर आएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और सर ट्रेड टेबल्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कोई आपको शॉर्टकट निमोनिक बनाने की जरूरत ही नहीं। निमोनिक बनाने में आपको पता है, जो बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, मेरे को कोई, मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। लेकिन इसमें हम डायरेक्टली बात को समझे तो ज्यादा बढ़िया है कि हमारे को साथ साथ कंसेप्ट भी समझ आ जाए और चीज भी याद हो जाए। तो दोनों की राइमिंग इतनी अच्छी बन रही है कि हमारे को जरूरत ही नहीं है। लंबे समय की लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दूसरा बस याद करना है, इधर डीटीएल है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इधर ट्रेड पेबल्स है। तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उधर अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मेजर तो यही है। मालिकों का पैसा होता क्या? कैपिटल और रिजर्व। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। एक उसमें याद करना है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और एक इनाम बन जाता है संपा। संपा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका कोई सब हेड ही नहीं है। हाँ जी भवनी, डाउट आ रहा लगता है, बोलो जी। सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व जो कैपिटल नेचर का है।
वो रिजर्व जो कैपिटल नेचर का है, जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हैं वो हम कैपिटल रिजर्व्स में डालते हैं। जैसे आपके शेयर्स फोरफिट होके रीइश्यू होंगे तो उनका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कोई आप अपना असेट बेच रहे हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हैं दैट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। Okay, sir. और डाउट क्लास? जरा आप लोगों के पास बुक है? Yes, sir. इलस्ट्रेशन 1 पढ़ना। इलस्ट्रेशन 1 नहीं, आप अनसॉल्व पढ़े, कहां तक है? या चलो अनसॉल्व ही पढ़ दो। अनसॉल्व कहां तक है? लाइबिलिटी वाले देखना। जो मैंने लाइबिलिटी साइड कराई ना, बुक इस तरीके से बनी हुई टीएस कि पहले सारे लाइबिलिटीज वाले क्वेश्चन है, तो वो देखें क्वेश्चन नंबर कहां तक लाइबिलिटीज वाले चल रहे हैं। जहां तक मुझे याद है 17-18 तक लाइबिलिटीज वाले हैं। इलस्ट्रेशन 12 liabilities. अनसॉल्व में आ जाए। अनसॉल्व में इलस्ट्रेशन तो खुद कर ही लेंगे, अनसॉल्व में है। अनसॉल्व में भी इसी तरीके से है। अनसॉल्व में आए 1.60 के आसपास जाएगा अनसॉल्व, क्योंकि लंबा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, तो 50-60 पेज आगे जाके अनसॉल्व शुरू होंगे। वहां पे जाके देखें Sir, 13 तो क्या? 13 तक है। पहला क्वेश्चन पढ़ दें। What are the major heads in the equity and liabilities part of balance sheet as per schedule 3? क्लास शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट पहले का आंसर, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। मेजर हेड्स पूछे हुए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 बोले। Under which major head will the following be shown? First है share capital, second है money received against share warrants. सबको पता है कौन से हेड के अंदर आएगा। दोनों का एक ही हेड है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर आगे List any 5 items that are shown under reserves and surplus. अभी अभी मैंने भवनीत से क्वेश्चन पूछा था, 5 आइटम्स बोल दिए हमने, तो ज्यादा लिख ली थी। पिछले पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस वाली 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, बट जनरली आपके लेवल पे यही होते हैं। और इससे ज़्यादा जो हैं, जो मैं आपको बताऊंगा तो वो आपने नाम नहीं सुने होंगे, तो इसलिए वो नाम मैं नहीं बता रहा। जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व होता है, वो क्या होता है आप पूछने लग जाएंगे कि ये डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है क्या, तो इसलिए उन रिजर्व्स के नाम नहीं लिखते। हमारे पास 5 से ज़्यादा पहले से ही हैं। आगे Under which subhead will be following be classified or shown? आवाज़ कम आ रही है भवनीत, आप ही रीड कर दो प्लीज़। Sir, under which subhead will the following be classified or shown? First है long-term borrowings, second है deferred tax liabilities net, third है long-term provisions. तीनों ही एक के अंदर आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में। तीनों का हेड सेम ही है। अगला Sir, subhead पूछा है, subhead तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इनके सब हेड पूछे। ठीक है, under Long- which subhead will the following be classified or shown? दोबारा एक बार रीड कर दें। अंडर Which subhead will the following be classified or shown? First है long-term borrowing, second है deferred tax liabilities net and long-term provisions. हाँ, तो तीनों ही नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं ना। सर, बट वो तो हेड है ना, हमें इसमें सब हेड पूछा, तो ये सब हेड तो खुद ही आपने। हाँ, Equity लेकिन इसके and लिए यही liability. आंसर बनेगा ना सब हेड, क्योंकि इसका मेन हेड फिर क्या बन जाएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबका हेड, अगर हेड का भी हेड देखें फिर तो आप ये भी कह सकते थे कि सर ये भी हेड का है। जब हम बैलेंस शीट में अगर जाएं वापस, तो सबका हेड क्या है, सबका हेड तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले तो उसकी इंटेंशन समझो वो क्या पूछ रहा है, कि ये किस सब हेड के अंदर आते हैं। इनके सब हेड नहीं पूछे, ये किस सब हेड के अंदर आते हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी सब हेड के अंदर आते हैं। तो ये किसका सब हेड हो गया, ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के लिए सब हेड बन गया। बोलो बच्चों बोलो, हाँ जी सर। बात समझ आती है? थोड़ा टेक्निकल एरर है क्वेश्चन में, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तुमने भावनाएं भी समझनी है एग्जामिनर की।
Yes. मैं समझ गया जो तुम कहना चाह रहे हो, तुम ठीक पकड़ रहे हो, लेकिन वो गलती अगर है तो तुम ये भी समझो कि इसका भी तो सब हेड ये बन गया, तो इनके लिए कौन सा सब हेड हो गया ये, और इसका हेड कौन सा हो गया, वो ये हो गया, तो उस सेंस में क्वेश्चन सही बन जाएगा। बोलो नहीं बन जाएगा? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इसलिए आंसर क्या लिख के आओगे? नॉन करंट लायबिलिटी। आप क्वेश्चन समझो, तीनों का पूछ रहे कौन से सब हेड के अंदर आते हैं। अब आप कह रहे हो ये तो सर खुद ही सब हेड होता है, ये कौन सा सब हेड में आएगा? तो सर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज मेन हेड हो गया, ये उसका सब हेड हो गया। जो आप कह रहे हो वो मैं भी समझ गया, आप भी समझ गए। क्वेश्चन बनाने वाले ने हल्की सी गलती करी है, अंडर विच हेड बोल देना चाहिए था, जो आप खुश हो जाओगे सर अब हम खुश हैं, तो क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो भाई साहब भावनाएं समझ के आंसर मेरा बच्चा ठीक कराए। बोलो बोलो, समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। यस Sir, सर। बिल्कुल सही बोल रहे थे आप। क्वेश्चन में हेड बोलना चाहिए था उसको। आगे बढ़ो। sir, अगर मेन हेड पूछा होता फिर क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी नॉन लिखते हैं? करंट लायबिलिटी। फिर भी भावनाएं समझनी थी, तब भी भावनाएं समझनी थी। वो यही कह रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटी बताओ जी। वो हेड पूछे या मेन Sir, हेड पूछे, जो भी हो, ये तो हेड के अंदर काउंट ही नहीं होता। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज तो साइड होती है बेसिकली। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज द साइड, असेट इज द साइड, उसके अंदर फिर हेड और सब हेड। तो हेड ये है शेयर होल्डर फंड, सब हेड ये है। हेड ये है, इसका सब हेड कोई नहीं है। हेड ये है, इसके सब हेड ये है। तो वो क्वेश्चन गलत है, इसलिए अल्टीमेटली मैंने बता दिया। लेकिन भावनाओं को समझते हुए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो पकड़ के मत बैठ जाना गलत है गलत है गलत है, आप उसकी भावनाएं समझो, ठीक है ना। कभी कभार टीचर बोल देती है हियर मी, अब आप ये नहीं कहोगे मैडम लिसन मी बोलो ना, हियर मी क्यों बोल रहे हो? हम तो आपको बचपन से हियर ही करते हैं, सुनते तो हम ट्यूशन में हैं। आपको हम सुनने थोड़ी आए, हियर करने ही आए, ऐसे थोड़ी बोलते हो तुम। बोलो, कोई बोला क्लास में मैडम बोलती है लिसन मी, आपने बोला कभी? नहीं नहीं मैडम हियर मी बोलो, हम सुनते नहीं है आपको, हम तो हियर करते हैं। सबको पता है टेक्निकल डिफरेंस हियर और लिसन में? yes, यस sir. सर। जिनको मेरी बात नहीं समझ आ रही, पहले मैं टेक्निकल डिफरेंस बता दूं। हियर का मतलब कान में पढ़ना, और लिसन का मतलब ध्यान से सुनना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे लिसन कर रहे हो इस वक्त। यू आर लिसनिंग मी राइट नाउ, यू आर नॉट हियरिंग मी। नेक्स्ट। Name the items that are shown under long-term borrowings. हाँ जी बच्चों, कौन सुना रहा है? क्या क्वेश्चन था? एक बार वो रिपीट भी कर देना, बार बार फोन Name बज the रहा था। items that are shown under long-term borrowings. ये लो, नेम दी आइटम, सामने ही आंसर लिखा हुआ, ये रे। डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला क्वेश्चन बोलो। A अब company एक काम has करो, an operate. अब एक काम करो, काम के क्वेश्चंस पे आ जाओ। ये सारे कर लेना। अब वो देखो जिसमें आइटम्स दे रखी हैं, 10-15 पॉइंट दे रखे हैं और हेड और सब हेड मांगा है, वो वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 10वां 11वां जो भी है, मेरे पास बुक नहीं है इस वक्त Sir, बच्चों, उसके लिए सॉरी। ninth है. 9th, हाँ जी पढ़ लो। Under which head and how are the following items shown in the balance sheet of a company under Schedule 3? First, a call scenarios. Second, a share एक application मिनट, money आंसर pending. तो बोलो ना। अरे आराम से, कॉल से नहीं बोलो बच्चों आंसर। सर Sir, शेयर होल्डर तो फंड में शेयर होल्डर फंड में से माइनस होता है. माइनस बहुत बढ़िया, शेयर कैपिटल में से माइनस होता Share शेयर capital. कैपिटल में से माइनस होगा। आगे। है. सेकंड है सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. ये तो खुद ही अपने आप में हेड है। Same है sir ये तो. अगला अनपेड डिविडेंड. बोलो बच्चों, अनपेड डिविडेंड। जो Reserve. कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, मैंने लिखवाया नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने लिखवाया नहीं है। अब लगाओ दिमाग, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। Reserves. अनपेड डिविडेंड, Reserves and surplus. गलत जवाब। सर लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी. सर अदर करंट लाइबिलिटीज। इज द करेक्ट आंसर। देख के तो नहीं बोला, नहीं सर। इज द करेक्ट आंसर। चेक करें आंसर बुक में, अगर आप लोगों के पास बुक है तो। आंसर गिवन है क्या? नो सर। हाँ जी, सर आंसर नहीं है। आंसर नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। सर डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स.
ये बड़ा मुश्किल पॉइंट आ गया, आप बता नहीं पाओगे, ये मैंने कराया भी नहीं है अभी। डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज बेसिकली अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। जो हमने ये है अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये हमने अभी देना है, दिया नहीं है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में फुटनोट में शो होती है, कर ही लेते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर शोन ऑन फुटनोट। कंटिंजेंट लायबिलिटी का आंसर क्या आएगा? ये किसी का इसका कोई हेड सबहेड नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो देनी पड़ भी सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी बेसिकली द आउटकम ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। ये एक डेफिनेशन है जो आपको समझ नहीं आएगी, आई कैन अंडरस्टैंड। आप इसको ऐसे समझे, ये कच्ची लायबिलिटी है। जैसे बचपन में आप खेलते थे और आपका छोटा भाई बहन आ जाता था, मैं भी खेलूंगा, रोने लगता था, तो आप कहते थे चल यार इसको खिला ले, इसका आउट नहीं माना जाएगा, इसकी कच्ची माटी है। तो ये कच्ची लायबिलिटी है। बचपन के दिन याद आ गए होंगे आपके, हाँ सर आता था, तो खिलाना पड़ता था सर, नहीं तो चिलचिल मचाता था। बिल्कुल। तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी पे करनी पड़ सकती। दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस। सर ऐसी कौन सी होती है? सर किसी ने किसी के अगेंस्ट केस कर दिया, क्लेम, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। किसी ने क्लेम कर दिया, सूट फाइल कर दिया, क्लेम कह लो या सूट फाइल्ड कह दो, सूट फाइल्ड फॉर क्लेम नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। arrears of fixed cumulative dividend, fixed cumulative preference dividend, guarantee, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। 11th में पढ़ाया था मैंने आपको, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, मैंने कहा था 12th में काम आएगा। आपको याद होगा ड्रॉर, ड्रॉई और बैंक, जब ये डिस्काउंट कराता था और इसको पैसे देने आना होता था और ये पैसे देने नहीं आता था, तो बैंक किसके पैसे काटता था? हमारे, ड्रॉर के, हमारे पैसे काट लेता था। तो ये जो हमने बीआर डिस्काउंट कराया था, ये हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि अगर ड्रॉई नहीं पहुंचा बैंक को पैसे देने, अगर ये नहीं पहुंचा तो बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेता था। तो 11th में हमने बिल डिस्काउंटेड पढ़ा था। तो बीआर डिस्काउंटेड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। एग्जांपल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड, क्योंकि ये रीसेंट चेंजेस आए 12th स्टैंडर्ड में। प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये एग्जांपल्स अगर आ गए तो 12th का बच्चा तो अगर आ जाए, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो समझ लो 100 नंबर का पेपर नहीं है, 99 का रह गया। यानी 1 नंबर तो सबका कटा ही कटा है। 4 एग्जाम्पल पूछ लिए तो 4 एग्जाम्पल बच्चा दे ही नहीं पाएगा। ये बच्चे के लिए ब्लंडर होगा, यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हमें 4 एग्जाम्पल तो आते ही। तो प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो बिलीव मी 100 इंडिया में जो 15-17 100 आते हैं, आपको पता होगा अकाउंट्स में बहुत ज्यादा 100 नहीं आते। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 15-17 लोगों को 100 मार्क्स देते हैं और सबसे कम इंग्लिश में देते हैं, सबसे ज्यादा इको बीएसटी मैथ्स में बांटते हैं। तो आपके लिए भी सॉफ्ट टारगेट इको बीएसटी और मैथ्स है। मैथ्स को सॉफ्ट टारगेट नहीं कहूँगा, लेकिन मैथ्स में 100 अचीवेबल है इजीली। मुश्किल है वो अकाउंट्स और इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, मेरे सब्जेक्ट से भी ज़्यादा मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आ सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई करेंगे तो आएंगे। इस बारी बच्चे ने ट्राई किया और आया है 100 में 100 इस बारी हमारा बच्चा ले आया, और ऐसा बच्चा लेके आया बच्चों जो 11th में 50% मार्क्स लेके आया है। 11th में 50% वाला 12th में 100 में 100, ड्रास्टिक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन वाला बच्चा था वो हमारे पास इस बारी। क्रिकेट में भी धमाल था वो बच्चा, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है और पढ़ाई में भी उसने आउटस्टैंडिंग करके दिखाया। बातें बड़ी ध्यान से सुनता था मेरी, टचवुड बहुत रिस्पेक्ट करता था,
और बहुत मानता था मेरी बातों को, और आज भी मानता है, इसीलिए मेरे साथ ही कर रहा है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि हर एक को ही समझाया जाए, डिपेंड सामने वाले पे करता है कि वो कितना समझना चाहता है। पानी ग्लास में तब जाएगा जब ग्लास खाली होगा, यानी कहने का मतलब जिसमें सीखने की इच्छा होगी वो बातों को सीख पाएगा। नंबर तुमने ही लाने हैं। आज अगर वो 100 लाया तो मैं 90% क्रेडिट उसी को दूंगा कि 100 उसी की मेहनत से आए। 5-10% हमारी मेहनत होगी, तो नंबर आप 100 लाओगे, आप अपनी मेहनत से ही लाओगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक बीच में आई थी। अगला क्वेश्चन इसी का अगला पार्ट। Under which main head and subhead of equity and liabilities part of the balance sheet are the following items classified as shown? First, bonds. फटाफट आप बोलते जाए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, Long debentures. लॉन्ग टर्म Long long-term बोरोइंग। borrowing, बच्चा Public कोई आंसर ना deposits. बोले, बस सुनते जाएं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं आंसर बोल रहा हूँ। अगला Public deposits. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, Capital redemption reserve. रिजर्व एंड सरप्लस, Forfeited shares account. फॉरफिटेड शेयर अकाउंट शेयर कैपिटल के अंदर आता है। हमने अब तक नहीं लिखा था, तो वापस अपनी बैलेंस शीट में जाएं और एक अच्छे वाला पॉइंट लिखें। एक अच्छे वाला पॉइंट लिखें। ये फॉरफिटेड शेयर याद रखने, जैसे कॉल्जिनरी एक अच्छा पॉइंट है, स्टार, जितने भी अच्छे पॉइंट है, क्योंकि ये गलत हो जाएंगे। शेयर फॉरफिटेड भी गलत करके आओगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये भी पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, तो इस पे भी स्टार लगाएं। अगला Sir, sundry creditors. करंट लायबिलिटी, Interest accrued but not due on debentures. मैडम की क्लास है, बच्चे आने शुरू हो गए हैं। कितने पॉइंट्स हैं इसके? Sir, ये last ही है. अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ड्यू भी और नॉट ड्यू भी। मैंने इसमें बोला बहुत सारे पॉइंट हैं। आज की क्लास में हमारे पास और एक्स्ट्रा इसके अनपेड डिविडेंड आया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद है, और अभी अभी आ गया इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू भी इसी में आता है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू भी इसी में आएगा। ये होते क्या है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अगर इनका लॉजिक समझना है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे तुम्हें आज तक नहीं पता, 12वीं में आ गए हो और तुम्हें बताया भी नहीं गया होगा। चलो एक होमवर्क दे देते हैं, पता करके आना अगली क्लास में कि एक आपको 48 घंटे का टाइम दे दे कि पता करके आना एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। बट नॉट ड्यू में दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही करंट लायबिलिटी में आएंगे। अदर करंट लायबिलिटी मेन हेड, अदर करंट लायबिलिटी सब हेड। मैडम आगे मेरे सर पे खड़ी हो गई हैं और मेरे को घूर रही हैं, तो मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। बोलो जाऊं? बोलो बच्चों जाऊं? Not Bye, sir. बाय बाय। Take care. अब ये सारे क्वेश्चन करके रखने हैं 13 तक, जो Okay. करंट लायबिलिटी वाले। अगली क्लास में असेट वाला साइड करूंगा। okay sir, 13 तक के अनसोल्ड और सोल्ड दोनों कर लेना। क्लास में याद करा दिया मस्त तरीके से। Bye, sir. Take care. ठीक है।